मेरा पति विदेश में रहता था। मैं और मेरी सास घर में अकेले रहते। मेरी सास विधवा थी। वो रोजाना शाम को खाना बनाकर ले जाती और कहती, किसी अनाथ आश्रम में दे आती हूँ, तुम्हारे ससुर को पुण्य मिलेगा। एक दिन सास बेहोश हो गई। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर कहती है तुम्हारी सास गर्भवती है। मैंने सास को कुछ नहीं बताया। अगले दिन सास का पीछा किया। सास एक पुराने घर में गई। वहां जाकर जैसे ही दरवाजा खुला, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरी सास, मैं अपने मामा के घर रहती थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मामू ने जो पहला रिश्ता मेरे लिए आया, उसके लिए हाँ कर दी और मुझे अपने घर से विदा कर दिया, क्योंकि उनकी अपनी भी बेटियां शादी के लिए बैठी थीं। तो झटपट से मेरी शादी निपटा दी। मैं उनकी बेटियों से ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए मामी को खौफ था कहीं अच्छे से अच्छा रिश्ता मेरे लिए ना आ जाए। जैसे ही मेरे लिए अभिजीत का रिश्ता आया, मामी ने मामा के कान भरे और जल्दी से शादी कर दी। जैसे मैं घर में बोझ हूँ, मैं घर से भाग जाऊंगी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे इतना अच्छा पति मिला। मेरा पति बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन मेरी शादी होते ही पैसों की कमी का सामना करना पड़ गया, क्योंकि उनको मेरी शादी में अच्छा खासा खर्चा हो गया। मेरे पति ने शादी अच्छे तरीके से करने के लिए काफ़ी कर्जा ले लिया, इसलिए वो कर्जे को उतारने के लिए उनको विदेश जाना पड़ा। कुछ समय तो अच्छी तरीके से गुजर गए। उनके कागजात पहले से ही बने हुए थे, इसलिए वो कमाने के लिए दुबई चले गए, जहां पर मेहनत मजदूरी करनी थी। अभी मेरी शादी को 2 महीने हुए थे कि मेरा पति देश से बाहर चला गया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने अपने पति के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा। अभिजीत ने मुझे कहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, थोड़ा सा सब्र करना। पैसों की परेशानी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ शादी ही नहीं, अपना घर भी हमें अच्छी तरीके से चलाना है, क्योंकि अभी तक हम किराए के घर में रहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा अपना घर हो। इस तरह की बातें करके अभिजीत ने मेरी उदासी को दूर करने की कोशिश की, क्योंकि उनके जाने की खबर सुनकर मैं काफ़ी दिनों से उदास थी। फिर मैंने सोचा कि वो ठीक कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। इसके बाद जब हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, तो हम एक साथ खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। अपने पति के साथ मैं उसके घर में अपनी सास के साथ रह गई। इस थोड़े से समय में मेरी सास से ज़्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास अपने पति के साथ वक्त गुजारने के लिए बहुत कम वक्त है। इसलिए शादी से लेकर अब तक सारा समय दिन रात मैंने अपने पति के साथ गुजारे। अपनी सास के हाथ बैठने बात करने का तो मुझे वक्त नहीं मिलता, ना ही फिलहाल कोई ज़रूरत थी। मैं तो बस उनको खाना बनाकर देती, चुपचाप खिला देती। मेरी सास सारा दिन सारी रात क्या करती, मुझे कुछ पता ना रहता। मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब मेरे पति चले गए तो घर में और मेरी सास थे, इसलिए हम दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती। लेकिन मेरी सास कुछ अजीब सी थी। वो आम सासों की तरह नहीं थी। ना काम ना करने पर मुझे कुछ नहीं कहती, खामोशी से खुद काम कर लिया करती। मुझे अगर जगाने में देर हो जाती, नाश्ता बना लिया करती, मेरे मैले कुचेले कपड़े धोने लग जाती। इन तमाम बातों से मुझे खुशी नहीं मिलती, बल्कि मुझे बहुत हैरानी होती कि मेरी सास कभी गुस्सा नहीं करती। एक दिन मैंने उनसे कह दिया, आप मोहल्ले वालों को क्या बताना चाहती हो कि आपकी बहू काम नहीं करती, दिन चढ़े सोई रहती है, अपने कपड़े नहीं धोती, सफाई नहीं करती। दूसरे शब्दों में तो आप मुझे बदनाम करना चाहती हैं मोहल्ले भर में। मेरा इतना सा कहना, इसके बाद मेरी सास ने किसी काम को हाथ नहीं लगाया। अब अगर हफ्तों में मेरे कपड़े मैले कुचेले पड़े रहते, वो नहीं धोती। अगर देर से जगती तो चाय नाश्ता नहीं बनाती, सिर्फ वो मेरे उठने का इंतजार करती। मुझे इस बात पर भी हैरानी हुई, उन्होंने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया, बल्कि खामोशी से सारे काम छोड़ दिए। फिर कुछ दिन के बाद एक अजीब सी बात होने लगी। मैं जब भी खाना बनाती तो वो मुझसे कहती, एक आदमी का खाना ज़्यादा बना देना। मैंने पूछा, घर में तो सिर्फ हम दोनों हैं,
फिर 3 आदमी का खाना क्यों? उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे ससुर जीवित नहीं, इसलिए मैं उनका खाना किसी गरीब को दूंगी ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। अपनी सास की ये बातें सुनकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया। जब तक मेरे पति यहाँ पर थे उन्होंने कभी भी मेरे ससुर का खाना किसी गरीब को नहीं दिया। हैरत की बात ये थी, वो दिन का खाना नहीं देती, सिर्फ रात को देने जाती थी। मेरे मन में कोई तरह के सवाल उभरने लगे, लेकिन मैंने पूछा सही नहीं समझा। जबकि मैंने सोचा हो सकता है पहले भी खाना देती हो। मैं तो अपने पति को नहीं जानती, मैंने कभी नहीं देखा, ना ही उन्होंने रात को खाना दिया है किसी गरीब को कि नहीं। लेकिन मुझे उनकी यह बात बहुत अच्छी लगी। उनके पति को गुजरे 2 साल हुए थे और वो उनके पुण्य के लिए किसी गरीब को खाना दे रही है। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत कम औरत ऐसी होती हैं जो अपनी पति की मुक्ति के लिए ऐसा करती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरतें बहुत कम देखी हैं जो अपनी सास को देखकर, और मुझे बहुत खुशी हुई। वो एक रूखी सूखी औरत की तरह रहती थी, उसे किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। मुझे उनमें कभी कोई खास अच्छाई नज़र नहीं आई, लेकिन यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बढ़ गई। ऐसा इसलिए हुआ कि मेरी नई शादी हुई थी। मुझे अपने पति से बहुत प्यार था। मैं उनको याद करती अपनी सास का दर्द महसूस कर रही थी। मैं सोचती थी, मैं अपने पति से इतना प्यार करती हूँ, थोड़े समय के लिए मजबूरन देश से बाहर गए हैं तो मेरा ये हाल है। हालांकि मुझे उम्मीद है वो वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरी सास ने पति को दुनिया से चले गए हैं। उन्हें तो उम्मीद भी नहीं वो कभी वापस आएंगे। ऐसी बात सोचकर मेरा दिल डूबने लगता और फिर मुझे सास से हमदर्दी होती चली गई। अब हर बार वो औरत जिसे अपने पति से बहुत प्यार हो, मुझे वो औरत अच्छी लगने लगी। और जो औरतें बिना वजह अपने पति की बुराइयां करती, मेरा उनके पास बैठने को भी दिल नहीं करता। मेरी सास रोज़ खाना लेकर घर से बाहर चली जाती, मुझे इससे बहुत खुशी मिलती और काफ़ी देर के बाद वो वापस आती, यहाँ तक कि मुझे नींद आने लगती। लेकिन मुझे जगना होता था, क्योंकि मुझे अपनी सास का दरवाज़ा खोलना होता था। एक दिन परेशान होकर मैंने अपनी सास से कहा, आप खाना देने जाती हो तो इतना वक्त क्यों लगाती हो? मैं जल्दी सोने की आदी हूँ, क्योंकि सुबह सवेरे अभिजीत के फ़ोन कॉल का वक्त होता है। मेरी सास ने कहा, गरीब को खाना देने के बाद मैं पड़ोस में चली जाती हूँ, वहाँ बातें करती हूँ, इसीलिए मुझे देर हो जाती है। आगे से तुम सो जाया करो, मेरी फिक्र छोड़ दो। मैं दरवाजे को बाहर से ताला लगा कर जाऊंगी, चाबी भी अपने साथ रखूंगी। सास की बातें सुनकर मुझे सुकून आ गया, यानी मेरी समस्या का हल हो गया और मैं बेफिक्र होकर सो गई। मेरे पति की वहाँ पर नाइट ड्यूटी थी, इसलिए वो रात में मुझसे बात नहीं करते और मैं जल्दी से सो जाया करती। हमारी बात सुबह होती, उसके बाद मैं दिन में कोई काम करती। मैंने ऐसे सोचा कि सास अकेली है, इसलिए वहाँ रोज़ पड़ोस की औरतों के घर जाकर बैठ जाया करती हैं। मुझे उनके जाने पर कोई एतराज़ नहीं था। मेरे मामले में दखल देती थी और ना मैं उनके मामले में। अब तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी, मुझे इतनी अच्छी सास मिली जो कि मुझे कुछ नहीं कहती, वरना शादी से पहले तो सबने सास का ऐसा रूप मेरे दिमाग में बना दिया। मुझे बहुत डर लगता था, ना जाने मेरी सास कैसी होगी। ज़िंदगी ऐसी ही चल रही थी कि एक दिन अचानक मुझे ऐसी खबर मिली जिसने सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं जो इतने दिन से दिल ही दिल में अपनी सास की तारीफ़ कर रही थी, उनसे मुझे एक पल में ही नफ़रत होने लगी। वास्तव में मेरी भोली भाली दिखने वाली सास अंदर से इतनी शातिर मुझे मालूम भी ना था। मैं तो उन्हें इस कदर मासूम समझ रही थी जैसे वो पापों से बिल्कुल दूर रहने वाली हों, लेकिन मुझे नहीं पता था उन्होंने अच्छाई का चादर ओढ़ रखी है और हकीकत कुछ और है। जब मुझे हकीकत पता चली तो बिल्कुल विपरीत थी, बहुत ही खौफनाक। ये सब कैसे हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये हकीकत जानकर तो मैं बहुत परेशान हो गई और सोच रही थी कि मैं अपने पति को ये सब कुछ बता दूं। भला ये कोई बात बताने वाली थी
जो कि मैं किसी को बताती मैं तो अपने आप से दोहराते हुए शर्मसार हो रही थी। भला मेरी बूढ़ी सास इस तरह से कैसे कर सकती है? लेकिन जब मैंने गौर किया, इतनी बूढ़ी नहीं थी। मेरी सास ने कहा, उनकी शादी जब हुई थी तो उनकी उम्र बहुत कम थी, सिर्फ 14 साल। कोई हैरानी की बात नहीं, वाकई में ऐसा होता है जब मेरी सास 14-40 साल से ऊपर की होगी, लेकिन उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता था उन पर बुढ़ापा आ गया है। लेकिन कुछ दिन से मैंने ऐसा देखा था, उनके चेहरे पर एक बार फिर से रौनक आने लगी। एक दिन अचानक से वो मेरे सामने चक्कर खा के गिर पड़ी। मैं परेशान हो गई, उन्हें होश लाने के लिए पूरी कोशिश की और कोशिश करने के बाद भी वो होश में नहीं आई। तो मैंने उन्हें एक डॉक्टर को दिखाया और पूछा। उन्होंने कहा कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। हाँ ठीक है, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। मैंने रिक्शा पकड़वाया और उनके पास अस्पताल लेकर गई। आते ही वो एक बार फिर से बेहोश हो गई। मैं परेशान हो गई, आखिर उनको क्या हुआ है? शायद वाकई उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है या गर्मी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर ने कहा उनके कुछ टेस्ट होंगे। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा कि वो कुछ काम ना करें, वरना उनकी सेहत खराब हो सकती है। उनके खून का सैंपल लेकर कुछ टेस्ट किए। उनके होश में आने के बाद हम घर वापस आ गए। लेकिन अगली सुबह जब रिपोर्ट लेने गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक मेरी सास प्रेग्नेंट थी। यह देखकर मेरा सर बुरे तरीके से चकराने लगा। ये सब क्या हो रहा है? मेरी सास को कुछ नहीं बताया। बदनामी के डर से रिपोर्ट छुपा दी। मेरी सास की तबीयत वैसे ही खराब थी। इस खराब तबीयत के बावजूद वे रोज़ की तरह खाना लेकर जाती। मुझे गुस्सा आ रहा था तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी। इसके बाद मैंने कहा, किस तरह का ड्रामा कर रही हो ये औरत? मैंने इसकी पति से प्यार देखकर बहुत प्रभावित हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था ये औरत इतनी गिरी हुई निकलेगी। अब तो मुझे यकीन हो गया, खाना देने के बहाने अपने आशिक से मिलने जाती थी। यकीनन खाना भी उसी को देती होगी, बल्कि उसके साथ मिलकर खाती होगी, क्योंकि बहुत सारा खाना निकाल कर जाती, जो कि 2 लोगों के लिए काफ़ी होता। पहले मैंने इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, सब कुछ नॉर्मल समझा। लेकिन जब मैं सोचने पर मजबूर हो गई, क्योंकि बात ही ऐसी थी, मैंने फैसला किया इसका पता लगा कर रहूँगी, आखिर मामला क्या है। मेरी सास रोज़ाना रात को कहाँ जाती? मैंने सोचा कि मेरे सारे पक्के सबूत इकट्ठे करूँगी, इसके बाद ही अपने पति को सारी बात बताऊँगी। मेरे पति को जब पता चले उसकी माँ ने कितनी अजीब हरकत की है। इंसान जवानी में ऐसी गलती करता है, समझ आती है, लेकिन बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हुए मेरी सास ऐसी गलती करे, ये बर्दाश्त नहीं होता। वो मौत के बहुत करीब हो रही थी। वैसे तो मौत हर वक्त इंसान के सर पर होती है, कभी भी आ सकती है, लेकिन बुढ़ापा मौत का संकेत होता है। उम्र के इस हिस्से में दाखिल होते हुए मेरी सास को पूजा पाठ में मगन होना चाहिए। इस हिस्से में आकर वो इस तरीके के काम कर बैठी। मैंने सास का पीछा करने की ठान ली। सोचा कि आज रात तो वो खाना लेकर बाहर जाएगी, जब मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगी। लेकिन मुझे याद आया कि वो ताले की चाबी अपने साथ लेकर जाती है और बाहर से ताला लगाकर जाती है, क्योंकि मैंने ही उन्हें कहा था मुझे जल्दी नींद आ जाती है। उनका इंतज़ार करते हुए मुझे देर हो जाती है। मैंने अपनी सास से कहा वो आज से बाहर का ताला लगाकर ना जाए, मुझे डर लगता है कहीं अगर घर में आग वगैरह लग गई तो मैं कैसे बाहर निकलूँगी। मेरी यह बात सुनकर सास के चेहरे का रंग फीका हो गया। मैंने महसूस किया मेरी यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। अब तो मुझे यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। जैसे ही मेरी सास खाना लेकर बाहर गई, मैंने अपनी पुरानी चादर उठाई। शादी से पहले मैं इस्तेमाल करती थी, शादी के बाद इस चादर को यादगार के तौर पर अपने साथ लाई थी। इस चादर का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया ताकि सास मुझे पहचान ना सके, वरना चादर में रोज़ इस्तेमाल करती थी वो बाखूबी पहचान सकती थी। मैंने उनका पीछा कर रही थी। रात के 9 बज रहे थे। गली सुनसान हो गई, क्योंकि मोहल्ले में सब सो चुके थे। मैं इस तरह से सास का पीछा कर रही थी कि उनको थोड़ा भी शक ना हो कोई उनके पीछे है। वो शायद अपनी धुन में चलती जा रही, खाना हाथों में
थामे हुए चलते चलते बहुत दूर आ गई। मुझे हैरानी हुई, एक बीमार औरत इतनी दूर कैसे जा सकती है। वो एक पुराने से घर में घुस गई, बहुत ही टूटा फूटा सा। मुझे डर था अंदर घुसते ही कहीं दरवाज़ा बंद ना कर दें, लेकिन जब मैंने पीछा किया देखा दरवाजे में कोई कुंडी ही नहीं थी, दरवाज़ा खुला था। यानी वो घर इतना पुराना टूटा फूटा था, उसकी दीवारें भी इस बात की गवाह थी। मैं दबे पांव इस घर के अंदर घुसी। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर मेरी सास का हम उम्र एक शख्स मौजूद था। मेरी सास उससे बहुत खुशहाल माहौल में बातें कर रही थी। ना सिर्फ बातें कर रही थी बल्कि अपने हाथों से खाना भी खिला रही थी। यह दृश्य देखकर मेरे ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। ये सब क्या हो रहा है? यानी कि मेरी सास क्या कर रही है? अब मैं कैसे करूं और क्या बोलूं? मेरी सास रोजाना मुझसे झूठ बोलकर जाती थी कि वो गरीब बच्चों को खाना देने जाती है, जबकि वो यहाँ पर किसी अनजान आदमी के घर के अंदर आकर ना सिर्फ अपने हाथों से खाना खिलाती है बल्कि उससे खुश होकर बातें भी कर रही थी। काफ़ी वक्त लगाती है, यहाँ तक कि मैं सो जाती हूँ और जब मैं पूछती हूँ तो कहती है मोहल्ले की औरतों के साथ बैठी थी। और मैं कितनी बेवकूफ़ थी, मैंने उसकी बातों पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा। कभी सास पर जरा भी शक मैंने नहीं किया। शक का कोई बहाना भी नहीं था कि मैं उस पर शक करती। अब क्या था, समय इसी तरीके से बीतता रहा और मैं एक अच्छी औरत उसको समझती रही, पति की वफादार। उसके पुण्य के लिए खुद ही गली से बाहर आकर गरीबों को खाना देती। लेकिन अब बात सिर्फ खाना खिलाने की हद तक नहीं थी, ना किसी अनजान शख्स से बातें करने की हद तक थी, बल्कि अब तो इससे भी आगे निकल चुकी थी। मेरी सास गर्भवती हो चुकी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया यही वो शख्स है जो यहाँ आता है। अब ये आदमी कौन है मैं नहीं जानती। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं वहाँ जाकर उन दोनों पर मुंह पर उन्हें भला बुरा कहूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि हम दोनों कहीं मुझे नुकसान ना पहुँचा दें। मैं पीछे अपना घर भी खुला छोड़कर आई थी, कहीं चोर ना घुस जाएं। मुझे ये फिक्र था। जैसे ही मेरे दिल में चोर का ख्याल आया मैं तुरंत वापस आ गई, क्योंकि वहाँ पर मेरे जेवरात भी पड़े थे, कुछ कीमती सामान भी। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी। मैंने फैसला कर लिया कि मेरी सास घर आएगी, मैं उनके सामने वो सब कुछ बोल दूंगी जो मेरे दिल में है। वहाँ पर तो मैंने एक अनजान शख्स से डर से कुछ नहीं कहा, लेकिन घर में तो मैं बोल सकती हूँ। जैसे ही मेरी सास वापस आई, मुझे जगता देखकर थोड़ी चौंक सी गई और पूछा, तुम अभी तक सोई नहीं? मैं भी गुस्से में आ गई और कहा, जिस औरत की सास इतनी बद किरदार हो सकती है उसको भला नींद कैसे आएगी? मेरी बात सुनकर मेरी सास हैरान होकर मुझे देखने लगी। तो मैंने कहा, आप मुझे क्या देखती हैं? मुझे इस तरीके से ना देखें। मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है कि आप खाना देने के बहाने कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, आपकी कोख में किसका पाप पल रहा है। मेरी सास ने मुझसे कहा, मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट उसके मुंह पर मारते हुए कहा, ये सब मैं बिना वजह नहीं कह रही। आपकी मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है आप गर्भवती हैं और मैं वो देखकर आई हूँ। आप किसका पाप लिए फिर रही हैं? सास ने वो रिपोर्ट मुझे बताई और कहा, उठाई, उसे पढ़ने लगी। मुझसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, रिपोर्ट में गलत लिखा हुआ है। मैंने कहा, अगर रिपोर्ट गलत है तो मैं यकीन भी कर लेती, लेकिन वो शख्स कौन है जिससे सारी रात आप बैठकर बातें करती रहती हैं? अपने पति के लिए पुण्य के काम का नाम लेकर किस और शख्स के पास रहती हुई आपको शर्म नहीं आती? कौन है वो शख्स जिसके साथ आप हंसकर बातें कर रही थी? आपको अंदाज़ा भी है, आपने मेरे पति की इज्जत को भी मिट्टी में मिलाकर रख दिया। क्या मुंह दिखाएंगे मेरे पति सारी दुनिया को? उसकी बूढ़ी माँ जितनी अभी अभी बुढ़ापे की दहलीज पर कदम ही रखा है, वो गर्भवती हो गई। अगर मेरे ससुर जिंदा होते तो फिर भी जमाना कुछ ना कहता। थोड़ी बहुत बातें होती फिर सब चुप हो जाते। चलो, एक स्वीकारने लायक बात है, कोई अनुचित बात नहीं, यह कहकर लोग उसे स्वीकार कर लेते। लेकिन अब दुनिया मेरे पति से उससे जुड़े सवाल करेगी। वो जमाने में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वो कैसे जिएंगे? बहन या बेटी,
इस तरह के काम करती है तो उसका शर्म झुक जाता है। लेकिन पहली बार है एक जवान लड़की की माँ इस तरह के काम करके आई है। मेरा पति तो बदनामी के डर से अपनी जान दे देगा। मैंने अपने दिल का सारा भड़ास सास के सामने निकाल दिया। उन्होंने कहा, तुम गलत समझ रही हो, वो शख्स मेरा भाई है। उसे किसी ने गलत डकैती के केस में फंसाया है, जिसकी वजह से वह पुलिस से छुपकर इस घर में बैठा हुआ है और मैं उसे खाना देकर आती हूँ। मैंने मजबूरी में तुमसे झूठ बोला था कि तुम क्या सोचोगी मैं कहाँ जाती हूँ, इसलिए मैंने पुण्य का काम वाली बात की। मेरी सास झूठ पर झूठ बोल रही थी। मैंने कहा, आप इतना झूठ मत बोलें, ये रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची है। वो आदमी आपका भाई नहीं। वक्त आने पर जमाने के सामने हर कोई भाई बहन बन जाता है। इतने बड़े भाई को कोई भी औरत अपने हाथ से निवाला बनाकर नहीं खिलाती। इस तरह की हरकतें औरत अपने आशिक के साथ करती हैं और वो आपका भाई नहीं, ये बात मुझे मालूम है। इतनी कम अकल की मैं नहीं हूँ कि मैं समझ ना सकूं कि दो लोगों के बीच में कैसे रिश्ते हो सकते हैं। हाँ ठीक है, वो आदमी पुलिस से छुप रहा होगा, ये बात आपकी सही है, लेकिन वो आपका भाई नहीं, वो आपका आशिक है। मैं अपनी धुन में ना जाने क्या क्या बोल रही थी। मेरे फ़ोन की घंटी बजी। इस फ़ोन को सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया और मैंने हैरत से अपनी सास की तरफ देखा और मेरे हाथ से मोबाइल भी छूट गया। मेरी सास ने हैरत से मुझे देखा और कहा, किसका फ़ोन है, क्या हो गया? मेरा बेटा तो ठीक है ना? बताओ तुम इतनी हैरान क्यों हो गई? फ़ोन सुनने के बाद बताओ मुझे किसका फ़ोन है? मैंने सास से कुछ नहीं कहा। मैं अपने कमरे में आ गई और अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास दरवाज़ा बजा रही थी, मुझसे पूछ रही थी किसका फ़ोन है, मैं क्यों रो रही हूँ। यकीनन वो बहुत परेशान थी, लेकिन मैं अपनी सास को क्या बताती। फ़ोन उसे लैब से आया था जहाँ पर मैंने अपनी सास का टेस्ट करवाया था और लैब वाला शख्स मुझसे कह रहा था कि नाम एक होने की वजह से टेस्ट में गलती हो गई। आपकी सास की रिपोर्ट किसी और के पास चली गई, किसी और की रिपोर्ट आपकी सास के पास आ गई। जो रिपोर्ट आपके पास आई है वो एक नई शादीशुदा जोड़े की है जो आपकी सास के नाम की है और वो गर्भवती है। आपकी सास की रिपोर्ट मेरे पास है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी सास के फेफड़ों में कैंसर है। अब मैं आपकी सास को क्या बताती? मैं जो इतनी देर से उनके किरदार पर उंगली उठा रही थी, उनके पास तो ज़िंदगी की वक्त ही कम बची थी। मैं किस मुंह से अपनी सास के माफ़ी मांगती? आखिर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उनको सारी हकीकत बता दी। उस दिन के बाद मेरी सास बहुत बीमार हो गई। उनकी आंखों में हर वक्त मेरे लिए शिकायत रहती। वो शख्स वाकई में मेरी सास का भाई था जो पुलिस से छुप रहा था। एक छोटी सी गलतफहमी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। मेरी सास कुछ महीने बाद इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई क्योंकि उन्हें कैंसर था। लेकिन कभी भी मैंने अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैंने उनको इतना कुछ कहा। मुझे उनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। लैब वालों से कहना चाहिए था कि आपकी रिपोर्ट में ज़रूर कोई गलती है, लेकिन बजाय इसके मैं ये सब कुछ करती। मैंने आंखें बंद करके हर पल चीज़ पर भरोसा कर लिया। काश कि मैं एक पल सोचती रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। मुझे ये बात सोचनी चाहिए, आगे जाकर डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी और मेरे दिल में हमेशा इस बात का बोझ रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।